हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अपनी एंथ्रोपोलॉजी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा डे 2 है। डे 1 पे वी ऑलरेडी डिस्कस्ड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इफ यू हैव मिस्ड दैट लेक्चर यू शुड गो देयर फर्स्ट, वॉच द लेक्चर, कम बैक एंड देन वॉच दिस लेक्चर। इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए द आइडिया इज टू डिस्कस द मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, द four-fold division of anthropology. Now, before I explain what are the main branches, there's one thing that we have to understand. जितना important है concept को understand करना, उतना ही important है exam में इसको attempt करना. So the idea is very simple that let's say you get a question on the scope of anthropology, or you get a question on what are the four divisions of anthropology. So rather than writing the divisions directly, we need to mention it with the help of a scholar. That Franz Boas has given the four-fold definition of anthropology, a four-fold division of anthropology, जो कि ये particular चीजें हैं. This is what will fetch you extra marks. Scoring या let's say scoring का एक बहुत important parameter है scholars को mention करना. So when you mention a scholar with a topic, you get extra marks, which will eventually help you to get very good rank in the final merit list. ठीक है जी? तो इसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए बिफोर आई एक्सप्लेन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड समथिंग. नाउ ये जो डिविजन्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, व्हेन वी टीच यू इनिशियली या व्हेन आई एम टीचिंग यू इनिशियली फॉर नाउ, द आइडिया इज कि आपको बस फेमिलराइज कराया जाए कि हम एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में जो है अटेम्प्ट करेंगे, लेट्स से यू गेट अ शॉर्ट नोट ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस और यू गेट अ क्वेश्चन ऑन द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने क्वेश्चंस को एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करें. लेट्स से आपके पास कोई स्पेसिफिक इंडियन एग्जाम्पल्स हैं, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी से एसोसिएटेड कोई एग्जाम्पल्स हैं, उनको लिखें. या लेट्स से आपके पास कोई केस स्टडी है, आप उनको कोट करें. नाउ व्हाट हैपन्स इज कि एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज अभी आपके पास अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं होता है. Right? So the idea of this lecture is always to tell you the basics, that what is it जो आप entirely anthropology में पढ़ने की कोशिश करते हैं. लेकिन while attempting an answer, it's very important कि आप इन examples को quote करें जो कि आपको तभी आते हैं जब आपका syllabus एक बार खत्म हो चुका होता है. So when you read the topic now, it will be just an overview of what we are going to study. The exact topics to be studied जो है ये eventually आपको याद हो जाता है and eventually आप इनके examples सीख जाते हो once your syllabus is over. So today the idea is only to give you the overview जो कि एक standard process है anthropology पढ़ाने का. लेकिन standard process में आपने ये नहीं भूलना है कि यहाँ पे examples बहुत important है. We will revisit this topic and we will attach every point या every example with each and every पॉइंट. बट आज के लिए बस आप इतना समझिए कि एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली उनकी ब्रांचेस क्या हैं, वो क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. राइट? ओके. नाउ जो ओल्डेस्ट ब्रांच है आपका एंथ्रोपोलॉजी का, दैट इज कॉल्ड फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है. अब अगर मैं आपको डेफिनेशन की बात करूं तो व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या होगी? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पे एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आ जाएगा. दैट इज व्हाट द डेफिनेशन इज सेइंग. तो द आइडिया बीइंग अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन आपको अपने आप याद हो जाएगी. सो द कॉन्सेप्ट इज बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टू द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. वेरी सिंपल. अब अगर हम इसकी मेन ब्रांचेस को समझें कि क्या है, या रादर बिफोर आई मेक यू अंडरस्टैंड द ब्रांचेस, लेट्स सी what is physical या biological anthropology actually doing. So initially the idea was, आपने बहुत बार anthropology को पढ़ते समय ऐसे diagrams देखे होंगे. So the initial idea was कि सिर्फ physical changes की बात करते हैं, physical changes को ही पढ़ा जाना चाहिए कि किस तरह से जो है physical changes जो है study of man में हुए हैं. राइट? कि स्टडी ऑफ मैन के दौरान जो है व्हेन वी आर डूइंग सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हम सिर्फ फिजिकल चेंजेस की बात करते थे. लेकिन इवेंचुअली ऐसा देखा गया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई फिजिकल चेंजेस टुक प्लेस और किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं. राइट? जो बात इनिशियली सिर्फ फिजिकल चेंजेस पे थी, इवेंचुअली आप पढ़ते हो कि ह्यूमन इनहेरिटेंस कैसे हो रही है. राइट? जेनेटिक्स की बात करते हो. तो द आइडिया स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट द फिजिकल थिंग टू द पॉइंट जहां पे इंटरप्रेट करने की कोशिश की कि ये फिजिकल चेंजेस आने का रीजन क्या है, व्हाई थिंग्स हैव चेंज्ड,
वाई देयर आर चेंजेस इन ह्यूमन जेनेटिक्स, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो ऐसे के ऐसे ट्रांसमिट हो गए अगली जनरेशन में, और कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो चेंज हुए, व्हाट आर द पैरामीटर्स जिनकी वजह से चेंज हुए हैं, व्हाई द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैव चेंज, दिस इज व्हाट यू स्टडी इन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। रादर अगर मैं आपको इनकी मेन ब्रांचेस बताऊं, सबसे पहली ब्रांच में पेलियोंटोलॉजी में यू स्टडी एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स के बारे में, राइट बहुत सारे ऐसे प्राइमेट्स हैं जो अब आपको मिलते ही नहीं। सो द इनिशियल आइडिया वाज जस्ट टू स्टडी एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स की किस तरह के जो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है वो हुआ है, व्हाट आर द एक्सटिंक्ट स्पीशीज, राइट इस चीज के बारे में पढ़ना। बट देन दे रियलाइज कि इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू इंटरप्रेट द एंटायर कॉन्सेप्ट that how humans have come from one particular physical form to the other। कौन सा फिजिकल फॉर्म है, इन सभी फिजिकल फॉर्म्स के डिफरेंट नाम हैं जो कि हम ड्यूरिंग योर सिलेबस पढ़ेंगे, right? So the idea was also to compare these extinct species, the extinct primate with the living primate, कि किस तरह से comparison होगा, what are the reasons की चीज़ें जो physical characteristics हैं वो different हैं, किस तरह से चीज़ें inherit हुई हैं, different laws हैं, why there is a specific blood group for a child, इन सभी चीज़ों पे जो है discussions हुए। तो ये भी एक branch of anthropology हुआ जब आपने living primates को पढ़ा, उनको compare किया with the extinct primates, and eventually जो भी scientific स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर है, हम कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, तो किस तरह से डिविजन्स हुए कि इनिशियली मैन का जो सेटअप था दैट वाज डिफरेंट, देन ही केम इनटू ग्रुप्स, व्हाट चेंज्ड इनटू ह्यूमंस की उनका फिजिकल फीचर बदल गया, जो ह्यूमंस पहले 4 पांव पे थे फिर वो 2 पांव पे आ गए, what actually happened, the scientific study, this is what physical and biological anthropology studies, and there are so many topics in your exam या let's say आपके syllabus की जिसमें हम ये चीज entirely पढ़ेंगे। Initially हमने क्या पढ़ा, सिर्फ the physical evolution, then we also started comparing the extinct species with the existing species, why are the changes, what are the changes taking place, let's say interpretation क्या है इस पूरी चीज का, and eventually देखा गया what was initially called only physical anthropology was eventually called new physical anthropology या biological anthropology, क्योंकि आप एक basic taxonomy से, एक basic anatomy से जो है आप कहाँ पर आए, आप आए basically genetics पे, आप आए ब्लड ग्रुप्स किस तरह के हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट, व्हाट आर द लेट्स से इंपैक्ट ऑफ ऑल दीज फिजिकल चेंजेस, व्हाट हैज एक्चुअली लेड टू दीज चेंजेस, इन सभी चीजों को पढ़ने की आपने बात की। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट आप एक अपना पैरामीटर पढ़ेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ चैप्टर्स पढ़ेंगे ऑन फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें कुछ चीजें तो हम बेसिक पढ़ेंगे दैट फिजिकल चेंजेस कैसे हुए, उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि इंटरप्रिटेशन क्या है उनकी, जेनेटिक्स क्या है, मेडिकल साइंसेस में उसका क्या रोल है एंड व्हाट नॉट, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी विल बी ऑल अबाउट। अब इनमें कौन से चैप्टर्स हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, आप खुद एग्जांपल्स दे पाएंगे जब हम इस पूरी की पूरी टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Similarly, the next topic is socio-cultural anthropology. Now, what is socio-cultural? What is it referring to? What is culture basically, right? आपने इसको सिंपल शब्दों में समझो कि सोसाइटी आपको एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस देती है, then those sets of rules and regulations become a part of your life. You start living that way and eventually that becomes your way of life. वही way of life तो है जो आपका culture है। What is culture? That is your way of life. That is the rules and regulations, the religious rituals, everything that society has been teaching you that you are following, which eventually becomes your culture, which is your way of life. So basically socio-cultural anthropology में आप क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, study of ways of life of people in every sort of place and time. अब ध्यान रखना यहाँ पे हम ये तो डेफिनेटली पढ़ते हैं कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई, कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, लेकिन हम कंपैरिजन भी पढ़ते हैं कि वेरिएशन क्या है सोसाइटी में, हाउ ट्राइबल कल्चर्स डिफर फ्रॉम अदर कल्चर्स, हाउ वन पर्टिकुलर सोसाइटी, वन पर्टिकुलर कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। तो ये आप सभी बहुत तरह के कल्चर्स की यहाँ पे हम बात करेंगे, बहुत केस स्टडीज की बात करेंगे हम पेपर 2 में, जहाँ पे आप इन एग्जाम्पल्स को कोट करोगे, राइट। अगर मैं आपको इसी चीज को बताऊं कि किस तरह से इसे पढ़ा जा रहा है, तो आप देखोगे कि इनिशियली द आइडिया वाज ओनली कंपैरिजन ऑफ कल्चर्स। हमने जब हेरोडोटस की बात की थी पिछले लेक्चर में, तो आई सेड कि जब इनफॉर्मल डेवलपमेंट शुरू हुई एंथ्रोपोलॉजी की, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द आइडिया वाज ओनली फॉर हिम टू अंडरस्टैंड कल्चर्स अपार्ट फ्रॉम द ग्रीक कल्चर्स।
राइट। इवेंचुअली क्या हुआ, कंपैरेटिव स्टडी की भी बात हुई। अगर हम सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है प्रिमिटिव कल्चर्स को स्टडी करना, कि नॉट ओनली यू ट्राइंग टू स्टडी द कल्चर्स अराउंड यू, बट आप ऑल्सो ट्राइबल कल्चर्स, जो प्रिमिटिव कल्चर्स हैं, जो स्पेसिफिक ट्राइब्स हैं जो डिफरेंट रीजन में पड़ती हैं, उनको भी आप पढ़ने की कोशिश करते हो, राइट। सो इनिशियली द आइडिया वाज ओनली टू अंडरस्टैंड सर्टेन कल्चर्स और टू कंपेयर देम, राइट, जिसे कि एथनोलॉजी और एथनोग्राफी कहते हैं। याद नहीं करना है, अभी सेपरेट टॉपिक है आपका, मैं काफी डिटेल में पढ़ाऊंगी, इनके एग्जांपल्स भी होंगे, राइट। अभी भी द आइडिया ऑफ स्टडीइंग एंथ्रोपोलॉजी एट सोसाइटल लेवल, एट कल्चरल लेवल नहीं आया। इवेंचुअली सोशल एंथ्रोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं, हम वहां पे रैटक्लिफ ब्राउन की बात करते हैं। रैटक्लिफ ब्राउन ने बात की कि हमें सोसाइटी के लॉज, उनके लॉज रिलेटेड टू कल्चर, टू रिलीजन, टू इंस्टीट्यूशंस जो है पढ़े जा सकते हैं। तो वहां पे बात हुई कि ठीक है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी शुड बी अ थिंग, एंड सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी लॉज हैं, जो भी रेगुलेशंस है सोसाइटी में, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, दे शुड बी स्टडीड। लेकिन यहां पर भी रुका नहीं गया, इवेंचुअली केम ऑन टू अ डिफरेंट लेवल जहां पे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की भी बात हो रही है। बिकॉज अल्टीमेटली हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो सोसाइटी है, the rules and regulation that society gives you, you end up following them, that जो है affects your behavior is always कि हम सोसाइटी के नॉर्म्स को माने या ना माने। सो आपका जो कल्चर है that is always defined by the society। तो यहां पे बात आई कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी has to be वन ऑफ द पैरामीटर्स, जो कि फ्रांस बोआ जो है, इन्होंने काफी इसको एडवोकेट किया। एंड इवेंचुअली जो है देयर वाज दिस कॉन्फ्रेंस जर्मनी में, जहां पे ये बात हुई कि सोसाइटी और कल्चर को क्लब करके पढ़ना जरूरी है, बिकॉज सोसाइटी ही है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करती है, व्हिच इवेंचुअली बिकम्स योर वे ऑफ लाइफ, व्हिच इवेंचुअली इज योर कल्चर, राइट। तो वहां से शुरुआत हुई कि सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की जो है बात होनी चाहिए। जब अब आपने सिलेबस में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे मैरिजेस डिफरेंट तरीके की कौन कौन सी हैं, आप उनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, आप किनशिप के बारे में पढ़ोगे, आप कल्चर्स के बारे में पढ़ोगे, आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपनी ट्राइबल कल्चर्स के बारे में पढ़ोगे, डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में केस स्टडीज पढ़ोगे। ऑल दैट विल बी कोटेड हियर जब आपको इस पे क्वेश्चन आएगा, राइट। और इसके सब फील्ड्स भी हैं, बहुत तरीके हैं इसको पढ़ने के, राइट। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आपके आसपास के एनवायरनमेंट का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है, राइट। कल्चर जो है आपका किस तरह से हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी आपका एक और टॉपिक है कि पहले के समय में इकोनॉमी जो है वो किस तरह से सोसाइटी को ड्राइव करती थी, किस तरह से इट बिकेम अ पार्ट ऑफ कल्चर, सोसाइटी किस तरह की थी, हाउ डिड दैट सोसाइटी इंपैक्ट यू साइकोलॉजिकली। ये सभी चीजें जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे। आप देखोगे पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में भी आपको एक अलग सब्जेक्ट है। तो बेसिकली आप सोसाइटी को हर तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे, इकोनॉमिक तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, राइट। What was political anthropology, what was let's say economic anthropology, society क्या है, culture क्या है, सभी कुछ चीजें जो है आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हर चैप्टर से आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल्स मिलेंगे जो हम एग्जाम में कोट करेंगे। फिलहाल द आइडियाज आप समझिए कि दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, अगर मुझे कुछ नहीं भी पता है ना, ऑल आई नो इज कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मैंने पढ़ा है, कुछ एक्सकवेशंस की बात होती है वहां पे। तो बेसिकली क्या है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी है जिससे एक्सप्लेन होगा कि ह्यूमन ओरिजिन कैसे हुआ, ग्रोथ कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर कैसे हुआ। सिंपल है। तो अब आप देख रहे हो, आपको शब्दों से ही पता लग जाता है व्हाट इज इट दैट यू हैव टू स्टडी। नाउ इसकी शुरुआत कैसे हुई, 1797 में एक फार्मर थे, उनको पहली बार वाइल डिगिंग कुछ टूल्स मिले जो उन्होंने लंदन में एक सोसाइटी में सबमिट किए। कुछ एक्युलन टूल्स कहते हैं, कुछ इस तरह के टूल्स। तो यहां से माना जाता है कि आर्कियोलॉजी की शुरुआत हुई, राइट। अब आर्कियोलॉजी को डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है। कुछ तो प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी है जिनके रिटन कॉन्टेक्स्ट ही बहुत ज्यादा कम है। कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिनके टेक्स्ट अवेलेबल हैं, तो टेक्स्ट से उन चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जो लिटरेट ही नहीं मानी जाती, तो वो टेक्स्ट फ्री सोसाइटीज हैं, राइट। एंड देन देयर आर सर्टन एक्सकेवेशंस जो हमें मिलती हैं। सैल्वेज क्या होता है, चीज़ों को बचाना। तो ऐसी एक्सकेवेशन जो कि बहुत ही मुश्किल से हमें मिली हैं, जिनके मिनिमल रिमेन्स हैं, उनको भी पढ़ने की कोशिश की जाती है। तो कुछ ये तरीके हैं जिनसे आप आर्कियोलॉजी को इंटरप्रेट करते हो, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हो। Now this is also evolved as a discipline. How it has evolved is
इसको ओल्ड एंड न्यू आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, राइट। इनिशियली द आइडिया वाज ओनली जो भी आपको सामान मिला आप उसे स्टडी करो कि कौन से समय का है, राइट, what culture does it ascribe to. लेकिन eventually they thought it is very essential to analyze that why these things are as they are. जब आप आगे जाके पढ़ोगे Paleolithic culture, Neolithic culture, Mesolithic culture, तो सिर्फ जहाँ इनिशियली ये पढ़ा जाता था कि ये पर्टिकुलर एक्सकेवेशन, ये पर्टिकुलर जो आर्टिफैक्ट हमें मिला है कौन सी सोसाइटी का है, कौन से कल्चर को डिपेंड करता है, कौन से समय का है, इवेंचुअली ये भी पढ़ा जाने लगा कि उनकी सिग्निफिकेंस क्या थी सोसाइटी में। जब सिग्निफिकेंस पढ़ी जाने लगी, इंटरप्रिटेशन की जाने लगी अबाउट द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ दोज आर्टिफैक्ट्स, उसको क्या कहा जाने लगा, न्यू आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, राइट। इसे एथनो आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। टर्म्स याद नहीं करनी, दीज आर एब्सोल्युटली टॉपिक्स इन योर एग्जाम। आप देखोगे कि ये जो टॉपिक इनिशियली इतना टफ लग रहा है, एंड में यू विल बी एबल टू राइट excellent answers because this will pertain to one and all topics in your syllabus, ठीक है। चलिए, तो कुछ ये आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। चौथा है आपके लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही छोटा सा पार्ट है आपके सिलेबस में। सो दिस बेसिकली ट्राइज टू टॉक अबाउट कि लैंग्वेज जो है किस तरह से इवॉल्व हुई, ओरिजिन क्या है लैंग्वेज का ना। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं विच आर टेक्स्ट फ्री, बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जिनकी लैंग्वेज है ही नहीं, पीपल आर नॉट इवन लिटरेट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था लैंग्वेज को समझा जाए कि किस तरह से लैंग्वेज का एवोल्यूशन हुआ, लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरह से कल्चर्स ने लैंग्वेज को इंटरप्रेट किया, किस तरह से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए पीपल ट्राइड पुटिंग इट इनटू अ लैंग्वेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज बेसिकली क्या कहती है, कम्युनिकेशन की बात करती है, वही तो कह रहे हैं कि इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। कैसे कम्युनिकेशन को यूज किया गया टू इंटरप्रेट द कल्चर, कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, इन सभी चीजों को पढ़ने की बात है, राइट। अगर हम इनिशियली बात करें कि लैंग्वेजेस की शुरुआत कैसे हुई, तो E.B. टेलर ने जो है लेट्स से लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ने की शुरुआत कैसे हुई, तो E.B. टेलर ने इसकी शुरुआत की अपनी किताब रिसर्चेस इनटू अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में। यहाँ पे इन्होंने शुरू किया कि इन ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज क्या है इसको पढ़ने की शुरुआत करते हैं। लेकिन इट वाज डेल हाइमन हु इवॉल्व्ड द टर्म लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी आपके सिलेबस में अलग चैप्टर है, विल रीड इट इन डिटेल। फिलहाल आप बस ये समझिए व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू स्टडी। अब इसमें भी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में भी डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हो लैंग्वेजेस का ओरिजिन कैसे हुआ, हाउ हिस्टोरिकली हाउ डिड दे ओरिजिन। स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक कि किस तरह से स्ट्रक्चर बना उनका, किस तरह से डिसाइड हुआ कि दिस इज हाउ इट विल बी। हाउ सोसाइटी यूज, सोशो लिंग्विस्टिक, हाउ सोसाइटी यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। व्हाट वाज सोसाइटी ट्राइंग टू इंटरप्रेट, व्हाट वाज सोसाइटी पे इफेक्ट ऑफ दीज लैंग्वेजेस, हाउ डिड दे एक्सेप्ट लैंग्वेजेस, इन सभी चीजों की डिस्कशन होती है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू स्टडी। फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कि किस तरह से फिजिकल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स हुआ, किस तरह से इवेंचुअली जो है हम सिर्फ फिजिकल टैक्सोनॉमी की या फिजिकल चीज़ों की बात ना करते हुए हम इवेंचुअली आए कि इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है। वी केम फ्रॉम जस्ट फिजिकल एवोल्यूशन टू द पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, टू द पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस, टू द पार्ट ऑफ ब्लड ग्रुप्स कि किस तरह से ये भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। आफ्टर दिस हमने कोशिश की कि हम ये समझें सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में कि सोसाइटीज़ किस तरह से जो है वर्क करती हैं, इनके इंस्टीट्यूशंस क्या है, लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स क्या है, विच इवेंचुअली बिकेम अ वे ऑफ लाइफ, और यही कल्चर्स को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑल्सो पैरेलली हम प्रिमिटिव कल्चर्स को भी पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट हम ये भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सोसाइटीज़ अब नहीं रही, राइट, उनके जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिल रहे हैं, व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन, व्हाट वाज दो सोसाइटीज लाइक, व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन टू दी सोसाइटीज नाउ, वो कैसे वर्क कर रही थी, ये भी एक पार्ट है आपके सिलेबस का। हाउ न्यूलिथिक कल्चर्स वर्क, हाउ लेट्स से पेलियोलिथिक कल्चर्स यूज्ड टू वर्क। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, जहां पे हम ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज का यूज इन सोसाइटी एंड कल्चर उसकी भी बात करेंगे। So the idea was very simple. This is to give you a brief idea of
what is it that we are going to study. This discussion is absolutely incomplete without understanding each and every parameter, each and every chapter. So once you're done with your subject, आप देखोगे आपको बहुत ही different level की clarity होगी in what examples to quote, in what case studies to quote, in which part of your, in which particular scope of anthropology. तो आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया है कि हम किस चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे. सो द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज PSAL, राइट? दिस इज द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. फिजिकल, सोशो कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक, इन सभी चीज़ों को इंटायरली स्टडी करने की कोशिश करती है एंथ्रोपोलॉजी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आप कहते हो कि इट्स अ होलिस्टिक स्टडी. व्हाई होलिस्टिक स्टडी? बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी ही नहीं पढ़ रही, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीजें ही नहीं पढ़ रही, बट इट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड वाया दीज पर्टिकुलर मीडियम्स. ठीक है जी. अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, कंटेम्प्रेरी समय में और भी बहुत छोटे छोटे सब फील्ड्स हैं जो कि आ चुके हैं. हम उनको आगे जाके अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ेंगे. बट दिस इज द बेसिक दैट यू वर सपोज टू अंडरस्टैंड बिफोर वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट. ठीक है जी. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिस इज ऑल फॉर द डे. और मैंने आपके लिए यहाँ नोट भी ऐड किया है कि मोर एग्जाम्पल शैल बी एडेड आफ्टर रीडिंग द रेलेवेंट चैप्टर्स एज वेल. मेरे एंड से आज इतनी ही कॉन्ट्रीब्यूशन है. व्हेन वी कम अप इन द नेक्स्ट क्लास वील बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक. चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.